तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न द मेथड्स एंड द अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि अप्रोचेस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है। तो इस पीडीएफ से हम पढ़ेंगे कि कौन क्या क्या कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं, मेथड्स, ऐसा कौन सा वे हो सकता है कि एक टीचर क्लासरूम में लर्न करवाने के लिए, टीचर लैंग्वेज को सिखाने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, या कुछ ऐसे तरीके जो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें या उनको समझ में आए कि कैसे वो बच्चे को वो कंसेप्ट समझा सकते हैं, या कुछ भी लैंग्वेज को बोलना कैसे है, उसकी स्पोकन, उसकी रीडिंग कैसे करनी है, उसको कैसे वो चीज़ कंसेप्ट को समझ में आए, कॉम्प्रीहेंड कैसे कर पाए। तो बहुत सारे मेथड्स साइकोलॉजिस्ट ने, या कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमें दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेथड्स और अप्रोचेस के बारे में जानकारी लेंगे कि भाई टीचिंग करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए या कोई भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए ऐसे कौन सी अप्रोचेस लोग लेते हैं या मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है, टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें सिस्टमेटिक नीड होती है, जिसमें हमारी जो कंटेंट होता है, जो हम लेसन प्लान करते हैं, जिसमें हमारे एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक एक सिस्टमेटिक हमें उसको बच्चे तक लेके जाना होता है। क्लासरूम से पहले जो लेसन प्लान किया जाता है, टीचर जो लेसन प्लानिंग करता है उसका एक अच्छे से ब्यौरा बनाना पड़ता है, एक पेज बनाना पड़ता है कि भाई अब स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन कैसे होगी, या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इससे मुझे क्या मुझे चाहिए इस चैप्टर में। अगर मैं ये पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं कैसे इसको इंटरेस्टिंग कैसे करूँ, ज़्यादा बच्चे का मोटिवेशन उसके अंदर कैसे लाऊँ इसको पढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब है कि मेथड्स होते हैं, कुछ ड्राइव्ड होते हैं, जो कि एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। उसमें एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, कि किसी कंटेंट को सिस्टमेटिकली कैसे प्रेजेंट किया जाए। दिस इज़ सो बिकॉज विदाउट सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर विदाउट सिस्टमेटिक प्रेजेंट हम नहीं कर पाते हैं कोई चीज़ को, तो क्या होता है कि द आइडिया कैन नॉट बी रीच। जो आइडिया टीचर देना चाहता है या इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को उस बच्चे तक पहुंचाना चाहता है, या उसके लिए वो उसे समझ में आए, वो आइडिया पहुंचाने के लिए एक टीचर को एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करनी पड़ती है बिफोर द इम्पार्टिंग एनी नॉलेज। तो सबसे पहले तो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो एक तरीके होते हैं जिसमें एक टीचर यूज़ करता है अपने पढ़ाने के दौरान। तो ये कह रहा है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए तो टीचिंग डिफरेंट आस्पेक्ट में हो सकती है, विच हैव बियरिंग ऑन इट द गोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्यों दी जा रही है? टू अचीव, कैन बी अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, एजुकेशन का गोल क्या है कि भाई एक इफ़ेक्टिव टीचिंग हो पाए। एजुकेशन क्यों ले रहा है बच्चा? कि बच्चा अच्छा इंसान बन पाए, या उसको बोलना, उससे दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होती है वो आ पाए। तो एजुकेशन इसीलिए ली जा रही है। तो इफ़ेक्टिव अगर टीचिंग होगी तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा ही होगा। टीचिंग शुड बी प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक। जो टीचिंग होनी चाहिए वो शुड बी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, वो स्किल्ड होनी चाहिए। सीधी बात है कि जिसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। जब आपको पता है कि भाई आपको माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसमें बच्चे का करिकुलम में इस दिन ये वाला चैप्टर, ये वाला इस तरीके से इसको एड्स के माध्यम से या इंटरेस्टिंगली बच्चे को समझाना, ये सब चीज़ें क्या है, एक मेथड होती है, एक तरीका होता है जिसमें टीचर को सिखाया जाता है। टीचिंग नीड्स 3 आस्पेक्ट, नेमली व्हाट, क्या, क्यों और हाउ, कैसे। तो टीचिंग करते समय हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये तीनों उससे आने चाहिए। सब्जेक्ट मैटर जो भी वो कंटेंट पढ़ाने जा रहा है, ठीक है, उसको और सभी दुनिया पढ़ा रही है। ठीक है, मान लो कि आप एसएसटी के टीचर हो, ठीक है, आप पढ़ाने जा रहे हो मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग जब पढ़ाने जा रहे हो तो आपको पता है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है। व्हाट आपको पता है कि आप मैप पढ़ाने जा रहे हो। क्यों पढ़ाने जा रहे हो? मैप की वजह से उसको क्या फ़ायदा होने वाला है बच्चे को,
तो यहाँ पे तो पहले तो उसे जगहों के बारे में पता चलेगा, फिर उसकी रियल लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करते हुए या उसको अंडरस्टैंड करवाते हुए कि तुम कहाँ रहते हो, कि तुम्हारी जो लोकेशन है उसको मैपिंग के ज़रिए हम समझ सकते हैं। और कैसे पढ़ाओगे मैपिंग को? अगर आपने सब्जेक्ट मतलब आपका टॉपिक है मैपिंग, तो आप मैपिंग को कैसे पढ़ाओगे? मतलब कि हाउ आप एक तरीका अपनाओगे, तो हाउ को ही क्या कहा गया है? मेथड। तो सब्जेक्ट मैटर जो भी होगा वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट एस्पेक्ट्स डील विद द प्रॉपर अप्रोच एंड हाउ एस्पेक्ट्स विद द मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि आप कौन से एस्पेक्ट को कैसे पढ़ाओगे, कौन सा मेथड का यूज़ करोगे, वाई एस्पेक्ट जो है क्यों पढ़ा रहे हो। तो इससे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं कि भाई हमें पता चलता है कि इस टेक्स्ट को पढ़ाने के बाद ये बच्चे को समझ में आ जाएगा, या वो अपने निजी लाइफ में लोकेशन के बारे में जानना शुरू कर लेगा। द ऑब्जेक्टिव विच आर डेलिबरेटली मेड बिफोर एंड हैंड विल hence answer the questions why in teaching is particular content or subject matter। ठीक है, तो अब आते हैं मेथड्स और अप्रोचेस क्या होते हैं। मेथड और अप्रोचेस इवन दो वर्क टू ऑल टुगेदर टू फुलफिल द एम्स ऑफ एजुकेशन, स्टिल देन वी कैन डिफ्रेंशिएट देम। कह रहा है कि मेथड्स और अप्रोचेस हो गए वे, और मेथड्स हो गया तरीका। सेम ही है दोनों, काफ़ी एक साथ काम कर लेते हैं। टू फुलफिल द एम्स ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन जो दी जा रही है बच्चे को उसकी एम को फुलफिल करना। वी कैन डिफ्रेंशिएट देम, हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मेथड होता है कि एक प्रोसीजर अप्लाई होती है जिसमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है टीचिंग को। मतलब एक मेथड्स पूरा फुलफिल कर रहा होता है कि भाई इंट्रोडक्शन, मीनिंग, बॉडी, फिर उसका कंक्लूजन भी ऐड होता है, उसको बोल देते हैं मेथड। अप्रोच होता है कि सेल्फ एविडेंट इन नेचर, कि इसका क्या एविडेंस है। अप्रोच मतलब कि एक वे, एक ओवरऑल देखा जाए कि इस अप्रोच को अपनाया जाएगा तो इसका नेचर या इसकी ये क्या, इससे क्या होने वाला है, अप्रोच हो गई, है ना। इट टेल्स अस व्हाट इट इज़ टू बी टॉट इन द क्लास। अप्रोच बताता है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये हमें बताता है अप्रोच। इसलिए जो हायर देन, हेंस इट इज़ हायर देन द मेथड। मेथड तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये आपको प्रोसेस दे दी गई है कि इसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। बट अप्रोचेस में एक ओवरऑल आपका पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि भाई आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, इसकी वजह ये मेथड तो अप्लाई कर रहा है, बट इससे आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। जैसे कि अप्रोचेस के बारे में आप सुना होगा कि सिचुएशनल अप्रोच हो गई, फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गई, तो ये ओवरऑल एक अप्रोच लेके चल रही है। तो मेथड हो गया एक तरीका, जैसे कि हम टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं, लेक्चर के माध्यम से या स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, या ऐसे मतलब एक स्टेप इंक्लूडेड है। बट अगर हम अप्रोच को देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है मेथड से, क्योंकि अप्रोच बात करता है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की। इट इज़ अ फर्स्ट प्रियोरिटी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एंड देन ही कैन प्रोसीड टूवर्ड्स अप्लाइंग द मेथड। मतलब पहली प्रियोरिटी टीचर की क्या रहती है कि भाई कि वो ना पहले अप्रोच लेके चलेगा, उसको ये पता होना चाहिए ओवरऑल, उसको ये इतना समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ये बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो उसकी निजी लाइफ में कैसे ये इम्पैक्ट करेगा, इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और ओवरऑल इसका क्या बेनिफिशरी है। ठीक है, एक तरीके की लॉन्ग टर्म गोल कह सकते हैं कि आप ओवरऑल क्या देखते हो, ठीक है, इसकी क्या व्यक्तित्व निकल के आएगा। पर अगर हम मेथड्स देखें तो यहाँ पे ओवरऑल में आ जाता है हमारे डोमेन्स, जैसे कि हर एक पक्ष में बच्चे को आए, बोलना आए, उसकी इंटोनेशन या उसका साउंड सिस्टम या उसका ग्रामर, फिर उसका मतलब हर तरीके का लैंग्वेज में जो स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं, जैसे कि वर्ड टू जैसे इंडक्टिव मेथड हो गए, बहुत सारे तरीके हो गए, तो वो पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन थी कि कैसे एक मेथड और अप्रोच में डिफरेंस होता है, और एक जो टीचिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप वर्ड से ही जान लोगे कि ग्रामर, ठीक है, जैसे कि हाँ, आई
वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या होगा कि ग्रामर है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चरली आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या है, ग्रामर, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, वर्ब यूज़ हुई है, ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। तो इस तरह से ये क्या है, एक सेंटेंस बनाया गया और उसमें ग्रामर यूज़ की गई है, ग्रामर हो गई। फिर साथ में इसको ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब कि ग्रामर मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैंने सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ आई एम गोइंग टू स्कूल नहीं लिखा, मैंने पहले वो सेंटेंस लिखा, फिर उसका ट्रांसलेशन वर्जन, लाइक मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ एक ट्रांसलेटेड वर्जन है। तो इस मेथड से आपको ये देखने को मिल रहा है कि ट्रांसलेट किया जा रहा है, 2 लैंग्वेज कम से कम इसमें यूज़ होंगी ही। ये तो ऐसा बेसिक नॉलेज आप समझ सकते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक ओल्डेस्ट मेथड, मतलब जब से एजुकेशन सिस्टम आया है, या कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर शुरू हुआ है इंग्लिश सीखने का या कोई भी लैंग्वेज को सीखने का, तो भाई जब हम कोई संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, कोई संस्कृत का श्लोक हमने पढ़ा, यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको ट्रांसलेट करेंगे हम अपनी भाषा में, ठीक है, 2 भाषाओं का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो सिंपल बात है कि ये ओल्डेस्ट मेथड है, कि पहले से चलता आ रहा मेथड है, जो कि काफ़ी पुराना है। अब ये न्यू मेथड नहीं है। न्यू मेथड जैसे डायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट मेथड जिसमें कोई लैंग्वेज और यूज़ करनी ही नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड, एक ही लैंग्वेज को यूज़ करना। बट यहाँ पे 2 लैंग्वेज का यूज़ किया गया, मतलब काफ़ी ओल्डेस्ट होगी, और हैज़ प्रैक्टिस बाय द टीचर, टीचर इसको काफ़ी इस्तेमाल करते थे। हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था कि जैसे कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मान लो कि हमें कोई सेंटेंस फॉर्म करना होता था, तो टीचर बोलता था एक वर्ब लिखो, खाना, खाना खाना खा रही हूँ, तो मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं को मैंने ट्रांसलेट किया आई से, खाने को मैंने ट्रांसलेट किया आई एम ईट, आई एम सॉरी, फिर आई ईट लिख दिया, फिर खा रही हूँ, तो ईटिंग, खा रही को ing सिखा दिया। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो वर्ब है, जो क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में टीचर बताएगा, फिर उसको बच्चा इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, इंग्लिश के वर्ड ढूंढ कर। तो ये काफ़ी अर्लियर है और काफ़ी पुराना है। पुराने टाइम से ये टीचर यूज़ कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इस मेथड को, और जो बच्चे हैं वो ये आइडिया जान पाते हैं टॉपिक इजीली, कि उस टॉपिक का मतलब क्या है, ठीक है। ट्रांसलेट, जैसे कि मान लो कि अगर बुक से मैम पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो बच्चे भी बुक से रीडिंग कर रहे हैं, तो क्या कर रही हैं, पहले उसने एक पैराग्राफ पढ़ा बच्चे ने, ठीक है, कोई भी बच्चे ने पढ़ा, तो मैम उसको क्या कर रही है, हिंदी में उसको समझाने की कोशिश कर रही हैं। देयर वॉज अ थ्रस्टी क्रॉ, देयर वॉज अ थ्रस्टी को ऐसे किसी ने पढ़ा, या मैम ने ही खुद पढ़ा, तो फिर उसको क्या कर रही है, उस सेंटेंस को अदर लैंग्वेज में समझा रही है, या उसकी मदर टंग में भी हो सकता है, या उसकी जो नॉर्मल भाषा, जो कॉमन भाषा है, वो उसमें भी हो सकता है। तो इसमें टॉपिक इजीली समझ में आता है बच्चे को, पर लैंग्वेज पे पकड़ नहीं बन पाती। क्विकली हैज़ ट्रांसलेशन वर्क वॉज डन ड्यूरिंग टीचिंग, और ये हमेशा ही होता आ रहा था और है। इन दिस मेथड क्या होता है कि टीचर ट्रांसलेट करता है वर्ड टू वर्ड, कि वर्ड से वर्ड को ट्रांसलेट करना, मतलब कि आप समझ रहे हो कि जैसे मैं अभी जैसे मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ, इन दिस मेथड, इस मेथड में, इस तरीके में, जैसे कि मान लो कि द टीचर ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड बाय द टेकिंग द हेल्प ऑफ मदर टंग। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे द टीचर ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड बाय द टेकिंग द हेल्प ऑफ मदर टंग, तो मैं यहाँ टीचर का ट्रांसलेट कर रहा है शब्द से शब्द, किसकी हेल्प से,
हेल्प, किसकी मदद से, मदर टंग की हेल्प से। तो जैसे मैंने अभी ये सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट किया अपनी भाषा में, मेरी भाषा जो मदर टंग है वो मेरी हिंदी है, तो मैं हिंदी भाषा में इसको क्या कर रही हूँ, ट्रांसलेट कर रही हूँ। ये मेरे सामने जो है वो मेरी टारगेट लैंग्वेज है, क्योंकि मैं ये बचपन से नहीं बोलती आ रही थी, तो इसको मैं क्या करूँगी, इसका अर्थ जानूँगी और वर्ड टू वर्ड इसको डिक्शनरी से वर्ड देखूँगी और इसका मीनिंग बताऊँगी बच्चों को। द टीचर ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड बाय द टेकिंग द हेल्प ऑफ मदर टंग। मदर टंग का यहाँ पे यूज़ किया जाता है जो बच्चे की मदर टंग है। आजकल तो बच्चे की मदर टंग हिंदी ही है। द रूल ऑफ ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज़ टू बी मेमोराइज्ड बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो ग्रामर्स का रूल है, इसमें जो रूल लगा हुआ है, जैसे कि टॉकिंग हो गया आईएनजी, और जैसे कि सब्जेक्ट की जगह द टीचर आया है, ट्रांसलेट जो है वो वर्ब है, और इस तरह से क्या हो गया, जी रूल्स जो इस सेंटेंस में लगे हुए हैं उसको रटा जाता है बच्चे के द्वारा। बच्चा इसमें समझ नहीं पा रहा है कि ये कहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। द स्टूडेंट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द टीचर, जैसे टीचर बताएगा, डायरेक्ट करेगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऐसे समझाएगा, तो इसके मतलब ये इससे क्या हो रहा है कि ट्रांसलेट करके दिखा रहा है। टीचर बताएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके। टीचिंग इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस मेथड इज वर्ड। अब यूनिट क्या होता है इसका, जो इस मेथड का यूनिट होता है वर्ड, कि एक वर्ड से क्या हो रहा है, इस मेथड को ट्रांसलेट किया जा रहा है। यूनिट मतलब एक इकाई, कि वर्ड टू वर्ड यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो वर्ड को मेजरली देखा गया, मतलब कि वर्ड को ट्रांसलेट किया जा रहा है। सो स्टूडेंट कैन गेट इक्वलेंट मदर टंग वर्ड्स बाय लिसनिंग एंड द ट्रांसलेशन डन बाय द टीचर। टीचर ट्रांसलेट कर रहा है और बच्चा क्या कर रहा है, समझ रहा है उसको, इक्वलेंट मदर टंग में समझ पा रहा है उस वर्ड्स को, है ना, और सुन पा रहा है। तो फिर एज अ रिज़ल्ट इसमें देर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक टॉट बिफोर देम। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती समझने में, उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड होती है टॉपिक के बारे में, उसको सारा समझ में आ रहा होता है। बट हमेशा ये आप याद रखना कि हमेशा जो ट्रांसलेटेड चीज़ है वो कभी काम नहीं आती, उसमें कुछ गड़बड़ होती ही है। अब इसके मेरिट्स जान लेते हैं। दिस मैथड इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मैथड। ये बहुत ही इजी मेथड है कि एक पैराग्राफ पढ़ा और उसको टीचर ने बता दिया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इस वर्ड को हाईलाइट करो और ये इसका मीनिंग ये है, तो इजी टू अंडरस्टैंड। ये बच्चे के लिए ये इजी है समझना, अपनी मदर टंग में वो समझ पा रहा है। तो मदर टंग को यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है ट्रांसलेशन में, और जो टारगेट लैंग्वेज है उसको उसमें रीडिंग करी जा रही है। तो इट हेल्प्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ईजिली, कि किसी भी बच्चे को कोई भी टारगेट लैंग्वेज है उसको समझने के लिए ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इट हेंस द वर्ड पावर। इससे क्या होगा, वर्ड्स के बारे में पता चलेगा कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, इस वर्ड का ये मीनिंग है। तो इससे टीचर की एनर्जी भी सेव हो जाती है, टाइम भी सेव होता है। नो एक्टिविटी, नो अप्लायंसेस नहीं चाहिए, सिर्फ बुक चाहिए, आप उसमें रीड कर रहे हो, उसमें ट्रांसलेट करते जा रहे हो, सिंपल। इसमें हमारा कॉन्फिडेंस, माइंड, एक जो बच्चा है ना उसको इस समझ में आती है चीज़ें, उसका माइंड समझ पाता है, कॉन्फिडेंस में आता है, क्रिएट होता है, उसकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है उससे, क्योंकि वोकेबलरी इंक्रीज हो रही होती है। इट स्ट्रेंथन द मेमोरी पावर। उस बच्चे के जो माइंड मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी टीचिंग एड। अब इसमें कोई टीचिंग एड की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी कॉस्टली नहीं है, ऐसे नॉर्मली है, लेस एक्सपेंसिव, ये तो सस्ती बात है। उसके बाद इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू गेट एक्वेंटेड विद द रूल्स ऑफ ग्रामर। मतलब कि इससे क्या होता है कि जो ग्रामर के रूल्स हैं उस बच्चे को समझ में आते हैं, क्योंकि टीचर बता देता है कि ये सब्जेक्ट है और ये ऐसे, मतलब बता देता है, मेमोराइज कर लेते हैं, उससे उसकी मेमोरी पर बढ़ जाती है। इट डेवलप द रीडिंग स्किल। बच्चे की रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है, हैज़ इट्स नेसेसरी बिफोर द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करने से पहले वो रीड करने की कोशिश करता है, और इससे क्या होता है कि उसकी जो ट्रांसलेशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये एक मेथड काफ़ी बेनिफिशियल है बच्चे की मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी रटी रटाई बातों को समझने के लिए। अब डिमेरिट्स में आ जाते हैं, तो डिमेरिट्स इसमें आ जाते हैं कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ टीचर टू फाइंड आउट द मदर टंग इक्वलेंट वर्ड्स।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड का उसका वो जो वर्ड है वो मदर टंग में ही वो यूज़ कर पाएगा। क्या पता कुछ वर्ड जो होंगे वो उसको भी डिफ़िकल्टी आए उसको समझने में, क्योंकि इतनी वोकैबुलरीज़ तो किसी ने रटी नहीं होती। तो वर्ड्स वाइल डूइंग ट्रांसलेशन सम टाइम नॉट पॉसिबल, अवेलेबल नहीं होते कुछ शब्द जो हैं वो टीचर उसको समझा नहीं पाता, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होते। मदर टंग में कुछ वर्ड्स डेवलप ही नहीं हुए होते, तो वो कैसे बताएगा। दूसरा आता है इट नेवर डेवलप स्पीकिंग स्किल्स। बच्चे के बोलने का स्तर नीचे गिर जाता है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ रीड कर रहा है और समझते जा रहा है। बाकी बच्चे साइलेंट पैसिव होके सुन ही रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उनको हो जाती कॉन्सेप्ट की, बट वो बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे उनकी जो स्पीकिंग है, मतलब जो बोलने की जो वो है वो बंद हो गई। ट्रांसलेशन समटाइम्स फ्यून द एक्चुअल लर्निंग। अब जो ट्रांसलेट कर रहा है व्यक्ति, तो वो उसमें वो एक्सप्लोरेशन कहाँ है, वो उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहाँ है, वो ख़त्म हो गई। मतलब बच्चा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, उसमें कुछ ऐड कर ही नहीं पा रहा है। वो और रिसर्चेस के बारे में या फैक्ट के बारे में वो समझ ही नहीं पा रहा है। बस वो रटी रटाई बातों को, एक पैराग्राफ दे दिया, जैसे मैंने अभी पैराग्राफ दे दिया, मैं इसी को ही ट्रांसलेट करके आपको समझा दूँ, या मतलब कोई एग्जाम्पल ही इसमें सेट ना करूँ, तो आपको बस उतनी ही स्पेसिफिक बात समझ में आएगी। अगर आपको चारों दिशाओं में सोचना है, अगर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी है, तो ये काफ़ी कन्फाइंड हो जाएगी उसके लिए। तो कहने का मतलब है ट्रांसलेशन जो है वो आपके जो असल में आपको जो लर्न करना है उससे आपको रोकता है, और क्लासरूम में ये काफ़ी आर्टिफिशियल हो जाती है। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्टिव लर्निंग की, तो यहाँ पे तो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, बच्चा सिर्फ सुन ही रहा है। लिसनिंग के साथ साथ उसके जो तीनों स्किल्स हैं, उसके जो रीडिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग तो हो ही रही है और रीडिंग भी हो ही रही है, क्योंकि एक व्यक्ति पढ़ रहा है तो वो रीड कर रहा है। उसकी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा नहीं सुधरेगी, थोड़ी उसको ट्रांसलेशन में फिर वो हमेशा ट्रांसलेट ही करता रहेगा। मतलब इट डज़ नॉट फॉलो द नेचुरल मेथड। इसमें डायरेक्टली बच्चे को कोई टारगेट लैंग्वेज के बारे में सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग में हम कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे कि आपने सिचुएशनल अप्रोच के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, रोल प्लेस के माध्यम से बच्चा बोलने की कोशिश करता है। तो स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है वो काफ़ी यहाँ पे बाधित हो जाती हैं। ये जो स्किल्स हैं इसमें बच्चे का हाथ नहीं बन पाता, वो बस धरा का धरा रह जाता है उसका। इट नेग्लेक्ट द हैबिट ऑफ प्रैक्टिस इंग्लिश। अब जो प्रैक्टिस बच्चे करते हैं, ड्रिल करते हैं, वो इमिटेट करते हैं, कह सकते हैं कि भाई ग्रेडेशन या लेक्सिकल की बातें करते हैं हम सभी, तो वो सब बाधित हो जाता है। उसमें सिर्फ एक अगर टीचर ऐसा ही करता रहेगा ना, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करता रहा, तो उससे टीचर का तो वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, पर बच्चे का बस एक अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो जाएगी। वो वास्ट नहीं सोच पाएगा, और इससे क्या होगा कि उसकी जो लर्निंग है वो उस पर बाधित हो जाएगी। नेग्लेक्ट द हैबिट ऑफ प्रैक्टिस, इट नेवर क्रिएट द बॉन्ड बिटवीन द वर्ड एंड आइडिया। ठीक है, कैसे क्रिएट नहीं करता वर्ड और आइडिया में बॉन्ड क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करनी है कि वर्ड कुछ दिया है और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। हर एक वर्ड का सेम मीनिंग नहीं होता, ठीक है, हर वर्ड्स के कुछ कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। इट मेक्स द क्लासरूम डल। इससे क्या हो जाता है, बिल्कुल ही ऐसे सस्ती पढ़ाई नहीं होती जो वो हो जाती है, जिसमें एक्टिव ही नहीं है बच्चे, बस वैसे सुन रहे हैं बैठ के। था पिछले ज़माने में होता था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ऐसा होता था, बट आज के समय में ऐसा NEP या NPE जो भी है, NEP तो नहीं कह रही कि ऐसा करना है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टोटली अवॉइडेड। इससे क्या होगा, ये भी ज़रूरी है बट कुछ हद तक, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इससे लिसनिंग ही कर रहे हैं, पैसिवली बैठ के वो सुन ही रहे हैं, और इससे उनकी लर्निंग हडल हो जाती है। भाई वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते इंग्लिश बोलने में, मदर टंग ही ट्रांसलेट करते रहते हैं बस। उसके बाद आती है भाई द स्टूडेंट इन दिस मैथड कैन नॉट डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। तो ऐसी टीचिंग का क्या फ़ायदा जो बच्चे को डेवलप ही नहीं कर रहे ओवरऑल। तो मिक्सिंग हो सकती है इनकी, क्योंकि बच्चे को समझ में भी तो आना चाहिए। सिर्फ बोलता ही रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, अगर
इसमें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ये कह सकते हैं हम लोग कि हाउएवर द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज स्टिल पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में इसको आज भी यूटिलाइजेशन करते हैं लोग, पढ़ते हैं, फिर टीचर भी वही सेम चल रहा है, बट इसको थोड़ा रिमूव करना होगा। दिस इज़ बिकॉज इंग्लिश स्टिल कंटिन्यू द फॉरेन लैंग्वेज इन द कंट्री। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई इंग्लिश के साथ ही पैदा हो रहा है, अंग्रेज तो ना है, हम हिंदी भाषी लोग हैं, और हमारे यहाँ पे तो हिंदी ही बोली जा रही है। कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारी मदर टंग नहीं है आज भी। कई लोग, कई एरियाज़ में बच्चे इसका हर्डल फेस करते हैं। आपने सुना होगा कि जब ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो मैक्सिमम जो अंग्रेजी में पढ़ा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं प्लीज़ मैम इसको ट्रांसलेट करके बताओ, ऐसे नहीं हमें समझ में आता, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो टीचर कहते हैं कि हाँ हम बाइलिंगुअल चलेंगे, तो जिससे क्या होता है कि बच्चे को हर्डल तो आती ही है, क्योंकि उसकी जो मदर टंग है वो हिंदी है और वो इंग्लिश सीख के नहीं बैठा है, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है। एंड टीचर बाय फॉलोइंग दिस मैथड, टीचर इस मैथड को फॉलो करके फील कॉन्फिडेंट करता है, और स्टूडेंट नेवर फील एनी प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। इससे क्या होगा कि टीचर कोई भी प्रॉब्लम, क्या होता है कि ना ट्रांसलेट करता है टीचर। क्लास जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो कुछ बच्चे बोलते हैं मैम थोड़ा हिंदी में पढ़ाओ, तो सारा इंग्लिश में ही है, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई हम बाइलिंगुअल हैं, हम इंग्लिश में भी, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो, और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में भी पढ़ लो। तो दोनों का इस्तेमाल वो कर लेते हैं ताकि बच्चे को सहूलियत रहे आज के समय में, क्योंकि ये ज़रूरी भी है किसी को समझाने के लिए। अगर टीचर दोनों लैंग्वेज का, उसका मदर टंग और उसकी जो सीखना चाहता है वो उसका यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो लैंग्वेज है वो उसको कोई कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपकी वजह से, टीचर की वजह से, ठीक है। तो ये ज़्यादातर विलेज एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में बच्चे होते हैं जो कि जिनको ये भाषा समझ में नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि शहरी एरिया में जिसने इसकी मेहनत या इसको सुना ही नहीं है जीवन में कभी, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, काफ़ी इजी और अंडरस्टैंडिंग है, और अगर हम इसको समझें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इसमें हम देख रहे थे कि भाई ग्रामर ट्रांसलेशन में हम दो भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे। एक तो टारगेट लैंग्वेज जिसकी हम स्ट्रक्चर देख रहे थे या उसका मीनिंग जान रहे थे, और एक था मदर टंग जिसमें हम उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल देख रहे थे। अब नेक्स्ट इसमें आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन के रिवॉल्ट में आया था, मतलब कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसके विरोध में आया था, क्योंकि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था वो बच्चों को पैसिव बना रहा था। बच्चे बस बैठ के सुन रहे थे, टीचर ने बोला और उसको एक्सप्लेन, उसको वर्ड टू वर्ड ऐसे उसको किया, और इससे क्या हुआ कि वो ग्रामर पढ़ा देते थे, और या कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ा देते थे या कंसेप्ट को पढ़ा देते थे। पर डायरेक्ट मेथड एक उसके रिवॉल्ट में आया हुआ एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता था। डायरेक्ट बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता था कि भाई वो एक ही लैंग्वेज का यूज़ करें। ट्रांसलेशन मेथड जो था, इट ट्राई टू एरेडिकेट द डिफ़िकल्टीज ऑफ द लर्नर इन लर्निंग इंग्लिश बाय अलाउइंग देम टू थिंक एंड एक्सप्रेस इन इंग्लिश ओनली। इसमें बताया गया है कि बच्चे को सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, उनको अलाउ किया गया है कि सिर्फ आप दिमाग में इंग्लिश के बारे में सोचो और एक्सप्रेस भी आप इंग्लिश में ही करो। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जैसे कि टीचर ने एक लाइन पढ़ी, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो अब जब तक गोइंग बच्चे को नहीं पता उसका मीनिंग, तो वो ट्रांसलेट कर रहा था, आई मतलब मैं, और गोइंग मतलब जा रहा हूँ स्कूल, तो स्कूल मतलब विद्यालय। इस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहा था, समझा रहा था। अब उसने कहा कि नहीं, आप क्या करो कि बच्चे को सीधा डायरेक्ट उसके दिमाग में वो सोचने का मौका ही मत दो कि वो ऐसे ट्रांसलेट मत करवाओ, सीधा उसको वर्ड्स टू वर्ड समझाओ। मतलब आप उसके दिमाग में सीधा वही वर्ड डालो जो वो बोलना चाहता है, तो वो इंग्लिश में ही एक्सप्रेस करेगा और इंग्लिश में ही सोचेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थिंक और एक्सप्रेस इंग्लिश में। इट डज़ नॉट अलाउ द टीचर टू इंटरवर्ड इंटरवीन द मदर टंग। अब इसमें ये मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें मदर टंग का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि जो मैम थी वो ट्रांसलेट करके पढ़ा रही थी, यहाँ पे कोई बच्चे को
मदर टंग के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया गया। वाइल टीचिंग एज द रिजल्ट द स्टूडेंट विल गिवन अ सिचुएशन टू लिसन एंड एक्सप्रेस इन द इंग्लिश। मतलब इस टीचिंग मेथड में क्या हो गया, क्या किया गया, जैसे कि लेबॉर्ट्रीज होती है ना जो लैंग्वेज सिखाती हैं, तो उसमें भी ये डायरेक्ट मेथड का ही प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ सुना जा रहा है, उसी भाषा में सुना जा रहा है, हेडसेट लगाए जाते हैं और उस भाषा को सुना जाता है, फिर वो सुनते हैं, फिर उसको रिपीट करेक्ट प्रोनाउंसिएट करते हैं, चाहे वो टूटा फूटा ही बोलें, पर बोलेंगे वो वर्ड्स इंग्लिश में। जैसे आपने सुना होगा ये कि हमारा स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम था, वहाँ पे 2 रुपये फ़ाइन लगता था अगर आपने उल्टा मतलब आपने अगर इंग्लिश में नहीं बोला। तो ये छोटी मोटी टेक्निक्स होती थी जिससे हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंक्रीज़ हो सके, सो दैट कि वी कैन टॉक इन इंग्लिश, वी कैन थिंक इन इंग्लिश, वी कैन वॉक इन इंग्लिश, वी कैन सप्रेस इन इंग्लिश। मतलब हम हंसेंगे भी इंग्लिश में, रोएंगे भी इंग्लिश में और एक्सप्रेस भी इंग्लिश में करेंगे, समझेंगे भी इंग्लिश में, हर चीज़ इंग्लिश में ही करेंगे। हंसना कैसे? हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कि हम उसमें एक्सप्रेशन जो है, हमारा थॉट प्रोसेस है, वो हम अंग्रेजी में सोच रहे हैं। तो ये एक तरीका होता था स्कूल में फ़ाइन देने का, और जिससे हमारी जो लैंग्वेज भी है कहीं ना कहीं इसमें पता क्या होता है, थोड़ा बच्चे साइलेंट, जो जिनको नहीं आता वो साइलेंट हो जाते हैं। हम तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे हमारे साथ बहुत बार हुआ ऐसा कि सिचुएशन दी जाती थी बच्चे को कि आप सुनो, पहले आप कोई वीडियो उनको दिखाई जाएगी, या मान लो कि किसी टीचर ने बोला, टीचर ने कोई इंग्लिश सेंटेंसेस बोले या लिख के बताया या कुछ भी ऐसा उसको किसी भी एड्स के माध्यम से कोई चीज़ उस बच्चे के सुनवाई, तो उससे क्या हुआ, उसकी लिसनिंग स्टार्ट हुई। इससे क्या होगा कि बच्चा अब सुन लिया है 5 मिनट, तो चलो अब बोल के दिखाओ। तो एक्सप्रेस इसमें कहता है कि भाई डायरेक्ट लैंग्वेज का टारगेट जो सीखी जा रही है उसको डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ किया गया। एंड इसमें क्या हो गया है, समटाइम्स एक्सपर्ट्स कॉल दिस मेथड नेचुरल मेथड। जो एक्सपर्ट इसमें बातचीत करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, जिसने ये इंट्रोड्यूस किया ये मेथड, वो कहता है कि भाई ये एक नेचुरल मेथड है। नेचुरल मतलब कि बच्चे को नेचुरली सिखाया जा रहा है, जिसमें कोई भी बीच में मिक्सिंग नहीं हो रही है किसी भी भाषा की। इसमें डायरेक्ट आपको क्या बताया जाएगा कि किसी लैंग्वेज में बोलना ही शुरू कर दो। मान लो कि मुझे अब सीखनी है संस्कृत, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं अब जो भी भाषा, अब मैं जो भी शब्द बोलूँगी वो सारा संस्कृत में ही निकलना चाहिए। मैं सोचूँगी संस्कृत में, मैं उसका अपने दिमाग में सोचूंगी कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, और फिर मैं बोलूँगी। मतलब दिमाग में ही मैं पहले सोच रही हूँ, फिर उसको बोल रही हूँ, और मैं इसमें कोई भी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं कर रही। बिकॉज द स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश नेचुरली लाइक दैट ऑफ देयर ओन मदर टंग। जैसे कि हम मदर टंग इसमें बता रहे हैं कि बच्चा जो है वो अंग्रेजी सीखेगा डायरेक्टली, जैसे हम कोई मदर टंग को सीखते हैं। जैसे कि हम जैसे किसी घर में जन्म लेते हैं, तो हमारे आसपास हमारी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, तो आपस में हम बातचीत करते हैं जिस भाषा में, तो वो उसके लिए वो एफर्ट प्रैक्टिस थोड़ा लग रहा है उसको, वो ऐसे नेचुरली ही उसको एक दूसरे से बात करके इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चा सीख रहा है, लैंग्वेज को सीखना शुरू कर लिया उसने। वो उसको एफर्ट नहीं लगाने पड़े एक्सटर्नल, या कुछ ऐसे पढ़ना ना पड़ा ना कुछ स्ट्रक्चर देखना पड़ा। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, उसको वर्ड्स वैसे सुनाई दे रहे हैं, वो वर्ड्स को अपने दिमाग में फिट कर रहा है, फिर वही वर्ड्स का यूज़ कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो ये डायरेक्ट मेथड था, वो उसका लाने का यही उद्देश्य था कि बच्चा इंग्लिश सीखे और वो डायरेक्ट फॉर्म में हो, उसको नेचुरली ऐसा स्टिमुली दी जाए, या कह सकते हैं कि नेचुरली इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, सो दैट कि वो बोलने की कोशिश करे। तो आज के टाइम पे भी ऐसा होता है, जैसे कि आप देखोगे कि बच्चे को अंग्रेजी की कोई पोएम्स हो गई, राइमिंग्स हो गई, फिर उनको एक्टिंग टोटल रिस्पॉन्स वाला लेके देते हैं कि जिससे कि बच्चे को आए। दिस मेथड ट्राई टू एसोशिएट अ बॉन्ड बिटवीन द थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स एंड आइडियाज। मतलब इससे क्या होता है कि जो हमारे विचार हैं, विचार और एक्सप्रेशन जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उन दोनों में तादाद में बनता है, उन दोनों में कॉम्बिनेशन बनता है। जो हम सोच रहे हैं और जो हमारे आइडियाज़ हम बोलना चाहते हैं, वो दोनों में कॉम्बिनेशन बन के फिर कोई हम कॉन्शियसली कोई चीज़ को बोलने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी बुद्धि का भी निर्माण होता है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस रादर देन द वर्ड।
इसमें हम जहाँ पे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे थे, यहाँ पे सेंटेंस हम दिमाग में सोचेंगे, फिर डायरेक्ट वो सेंटेंस इंग्लिश में बोल देंगे। तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है इंस्टेड ऑफ वर्ड, कि वर्ड पे हम नहीं रुके जा रहे हैं किसी वर्ड को, जैसे कि द का मीनिंग यह, तो ऐसे इट का मतलब यह, दिस इज, तो मतलब ऐसे नहीं, हाउ का मतलब कैसे, ऐसे नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि एक सेंटेंस बोला और उसका ओवरऑल मीनिंग देख रहे हैं, है ना। और ये एक नेचुरल टाइप का, इसके प्रिंसिपल अगर हम जाने या इसका तरीका क्या हो सकता है, तो ये एक नेचुरल टाइप का मेथड है जिसमें डायरेक्टली एक बच्चा सीख लेता है कोई लैंग्वेज को बोलना। इट नेवर टेक्स द हेल्प ऑफ मदर टंग, ये कभी मदर टंग का हेल्प नहीं लेता क्लासरूम के अंदर। ग्रामर जो पढ़ाई जाएगी इसके माध्यम से, वो इंडक्टिवली, इंडक्टिव क्या होता है कि आप एग्जाम्पल दे रहे हो, फिर आप रूल की तरफ लेके जाओगे बच्चे को, कि आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में नहीं बताते, उसको एग्जाम्पल देके, यहाँ कह सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल से उसे स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाओगे। मतलब कि जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया कैन, तो कैन है तो आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, इज इट पॉसिबल, आई कैन डू दिस। मतलब ऐसे क्या होगा कि वर्ड्स, ऐसे वर्ड के माध्यम से एक स्ट्रक्चर तक लेके जाएगा एक टीचर। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकता है और एक इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। टीचर टेक्स हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, टीचर इसमें टीचिंग एड्स का हेल्प लेता है और सिचुएशन क्रिएट करता है कि बच्चे को वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स और ऐसे उसको एक्सप्लेन करना आए और मदर टंग का वो कतई इस्तेमाल ना करे। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गई, सिचुएशनल अप्रोच हो गई, ये सब ऐसे ही किसी लैंग्वेज या किसी रोल प्ले के माध्यम से किसी लैंग्वेज को उत्तीर्ण करने की बात करते हैं। तो द यूनिट ऑफ टीचिंग, जो इसमें टीचिंग जो होगी वो सेंटेंसेस में होगी। द स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू फ्रेम द कंप्लीट सेंटेंस इन द माइंड एंड स्पीक। बच्चे को बताया जाएगा कि बस इस सिचुएशन, अच्छा ये हॉस्पिटल है, इस बॉटल को देख के एक सिचुएशन क्रिएट की, ये बॉटल है और इसको देख के बोलो कि वाटर इसके अंदर है। तो मतलब बच्चा क्या करेगा, अपने दिमाग में क्या करेगा, कंबाइन करेगा अपने थॉट्स को और वर्ड्स को माइंड में सोचेगा, उसको फ्रेम करने की कोशिश दिमाग में ही करेगा, फिर वो बोल लेगा। मतलब वो पहले ही नहीं बोल दे रहा है, ठीक है, देख के, कहीं देख के नहीं, वो अपने दिमाग का सृजन कर रहा है। मतलब वो पहले वो इमेजिनेशन करेगा या उसमें सोचेगा, क्रिटिकली सोचेगा कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। अच्छा पानी है तो वाटर बोलेगा, वाटर इन द बॉटल, वाटर बॉटल, सो वाटर बॉटल, ऐसे उसके शब्द निकल के आएंगे, वो ऐसे सोचेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा दिमाग में, फिर उसको बोलेगा। ओरल वर्क इज गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस एज द टीचर अलाउ द लर्नर्स टू इंटरेक्ट विद हिम वाइल टीचिंग। तो ओरल वर्क इसमें ज़्यादा होता है और टीचर उसको अलाउ करता है कि बच्चे इंटरेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। पढ़ाते समय टीचर के साथ इंटरेक्टिव होता है, वो एक्सप्लेन करता है, बोलता है, और यही क्या है, एक अच्छा मेथड हो सकता है, डायरेक्ट मेथड। इससे क्या होती है कि बच्चे को हेल्प हो जाती है, क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन द वर्ड्स एंड आइडियाज़। अब जैसे सिर्फ वर्ड्स ही, जैसे वोकेबलरी पढ़ा दी टीचर ने, ठीक है, तो उसको सेंटेंस बनाने आया ही नहीं, तो ये एक तरीका है अपने थॉट्स को एक चैनलाइज करने का, एक सेंटेंस के रूप में बताने का। तो ये भी हो सकता है। इट एनेबल देम टू थिंक एंड एक्सप्रेस इन इंग्लिश। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को मौका मिलता है क्रिटिकल थिंकिंग का, वो समझ पाता है वर्ड्स को, सोच पाता है, समझ पाता है। ग्रामर इज़ टॉट फंक्शनली एंड इंडक्टिवली। ग्रामर हम इंडक्टिवली बच्चे को इसमें सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मेथड में ग्रामर को बिल्कुल मना ही कर दिया, नो। इसमें क्या होता है कि वर्ड्स, ऐसे कोई वर्ब ले लेगा, एक्शन वर्ड ले लेगा, उसको ही यूज़ करेगा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का थिंकिंग पावर, इंडक्टिवली कोई भी ग्रामर स्ट्रक्चर को सिखाया जाएगा, इंडक्टिवली बच्चे को डे टू डे लाइफ कॉन्वर्जेशन, उसकी लाइफ में क्या चल रही है, जैसे कि मे आई कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट, मतलब मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू टॉयलेट, ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर भी बच्चे को आ रहा है ना।
ठीक है। तो ये डे टू डे लाइफ, माई बर्थडे इज़ ऑन 5 मार्च, तो मतलब एक बच्चा अपने डे टू डे लाइफ में जो भी कॉन्वर्जेट कर रहा है उसको ही इसमें अलाउ किया जाएगा। ये यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। इसमें क्या होगा कि जो एक इकाई है लर्निंग की या कोई समझाने की या पढ़ाने की, वो सेंटेंस है। हालांकि जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देख रहे थे तो उसमें वर्ड था, इसमें सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस को ही एक तवज्जो दी जाएगी जो कि फ्रेम किया जा रहा है दिमाग के अंदर, और एक स्ट्रक्चर दिमाग में ही बना रहा है, और फिर वही कंप्लीट सेंटेंस को बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ड उठा दिया वो बोल दिया। ठीक, डेवलप या डेवलप फ्लुएंसी इन द स्पीकिंग, कि क्या होता है कि जब बच्चा बोल रहा होता है समझ के, दिमाग में सोच के, फिर उसकी क्या होती है, स्पीकिंग लैंग्वेज भी सुधरती है। पर हालांकि अगर हम ग्रामर ट्रांसलेशन में देखें तो वैसा कुछ है, हो ही नहीं रहा था। इसके बाद क्रिएट द इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ लर्नर्स बाय यूजिंग द टीचिंग एड्स एंड क्रिएटिंग सिचुएशन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ये एक तरीके का सिचुएशनल अप्रोच भी हम कह सकते हैं कि इसमें सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं। बच्चे को बोला जाता है कि डायलॉग्स बोलो और अपने लर्निंग को और मुकाम तक लेके जाओ। वो क्या करता है, वो सोचता है, कंडीशंस उसको दी जाती है टीचर के द्वारा, वो टीचर उसको, बच्चा उसको समझता है, क्रिएट करता है सिचुएशन को। ऐसा प्लानिंग चाहिए होती है, टीचर को प्लानर होना चाहिए, तो वो अच्छे से इम्पार्ट कर पाएगा। कोई एड्स के माध्यम से कोई एड्स ला लेगा, फिर उसको सिचुएशन देगा, ये चम्मच है तो चम्मच पे ऊपर सेंटेंस बनाओ। तो चम्मच जो है स्पून है। अब टीचर यहाँ पे क्लू देने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता है मदर टंग का, बट बच्चे को हमेशा इंग्लिश में ही बोलना है। तो क्या होगा कि वो स्पून दिखाएगा तो वो बच्चा सोचेगा दिस इज़ यूज फॉर ईटिंग, दिस इज़ यूज फॉर मारिंग समथिंग। तो ऐसे बच्चा बोलने की कोशिश करता है किसी टूल्स को दिखा के, या क्लास में टीचर ने कोई टूल लाया तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है बच्चे के अंदर। इट इज़ अ नेचुरल मेथड एज चाइल्ड लर्न इंग्लिश थ्रू द हिज ओन मदर टंग, इंग्लिश लाइक दैट इज़ ओन मदर टंग। कि इससे क्या होता है कि बच्चा जैसे मदर टंग सीख लेता है नेचुरली, वैसे ही टीचर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एड्स ला रहा है, वेज तरीके ढूंढ रहा है, उसको सिचुएशन दे रहा है, डायलॉग्स दे रहा है, उसको पार्टिसिपेटिव रख रहा है, एक्टिवली उसको सिखा रहा है, डायरेक्ट उसको किसी लैंग्वेज के बारे में तवज्जो दे रहा है। तो कुछ ना कुछ उसको आएगा। स्ट्रक्चर सिखाए जा रहे हैं ग्रामर के, वो इंडक्टिवली उसकी डेली डे टू डे लाइफ की जो एग्जाम्पल्स हैं उसको लेके आ रहा है टीचर। तो इससे क्या हो रहा है कि एक बच्चा एक्सप्लोर कर पा रहा है और सोच पा रहा है, वर्ड्स को और मॉडिफाई कर पा रहा है, अपने दिमाग में अपनी थिंकिंग को बढ़ा पा रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड हो सकता है। डिमेरिट्स इसके यही हैं कि इस इंडिया जैसे कि यहाँ पे धक्का मुक्की होती रहती है, क्लासरूम में 35 से 40 बच्चे होते हैं, और इतने सारे बच्चों को इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी, कि मतलब हर एक बच्चे को आगे ला के या उनमें इंटरेक्शन, तो सारे बच्चे बातें करने लग जाएंगे दूसरे। तो ये नॉट सूटेबल इन दिस कंट्री, बिकॉज द स्किल्ड टीचर इज़ नीडेड, कि इसमें स्किल्ड टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर कैसे इसको मैनेज कर पाएगा, इट्स अप टू देम। वो इतने सारे बच्चों को कैसे मैनेज करेगा, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो इंटरेस्टिंग कितना बनाता है, और वो कैसे इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाएगा। इट नेग्लेक्ट द रीडिंग एंड राइटिंग। अब इसमें सिर्फ बोलने का मतलब स्पोकन लैंग्वेज उस बच्चे की इंक्रीज हो जाएगी, बट यहाँ पे लैगेज करती है रीडिंग और राइटिंग, कि बच्चा लिख तो पाएगा ही नहीं, सिर्फ बोल ही पाएगा, या वो सोच पा रहा है तो और कहीं सोच रहा है। तो रीडिंग की हैबिट जो होती है, इससे बहुत सारा नॉलेज हमें मिल सकता है, या हम कोई कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंड करते हैं, वो तो हो ही नहीं पा रहा है। इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट टू इलस्ट्रेट द मीनिंग। क्या होता है कि बच्चा इसमें कुछ समय वर्ड्स को देखकर या स्ट्रक्चर नहीं बना पाता, डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए समझना इसका क्या मीनिंग होगा। वो दिमाग में सोचने में टाइम लगाता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा। बैकवर्ड स्टूडेंट, कभी उसने हिंदी भी अच्छे से नहीं बोली होगी, और उसकी जो मदर टंग भी टीचर ने अच्छे से यूज़ नहीं करी, तो वो डायरेक्ट कैसे बोल पाएगा भाई, उसने कभी सुनी ही नहीं है।
और सुनी नहीं, और डायरेक्ट उसने सुन ली ऐसे जो डायरेक्ट मेथड है, तो उसके लिए बैकवर्ड बच्चों के लिए ये मेथड सूटेड नहीं होता। उसके लिए उसको दोनों बाइलिंगुअल मेथड लेके चलना पड़ेगा। इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड, ऑब्वियसली इसमें एड्स की ज़रूरत होगी, टाइम की ज़रूरत होगी, आपका एनर्जी की ज़रूरत होगी, टाइम कंज्यूमिंग होती है भाई, एड्स की ज़रूरत होती है, तो एक्सपेंसिव भी कहीं ना कहीं है। दिस मेथड इज़ सुटेबल इन द क्लासरूम विच फ्यू टैलेंटेड चिल्ड्रंस, मतलब जो बच्चे बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कोई आइडिया को फॉर्म कर लेते हैं दिमाग में। तो हर एक बच्चे क्लास में बैठा हर एक बच्चा टैलेंटेड नहीं होता। कुछ बच्चे सेम हेट्रोजीनियस होते हैं, कुछ होमोजीनियस ग्रुपिंग की जाती है। कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द ह्यूज क्लासरूम, किसी भी क्लासरूम में इस पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। और इट क्रिएट्स द मोनोटोनी, मतलब इस तरीके से मोनोगमस हो जाएगी चीज़ें कि एक जैसी ही सबको बताया जा रहा है। अब सबके लिए तो नहीं है ना, हर बच्चा एक जैसे सीखेगा ज़रूरी तो नहीं है ना। टीचर उसको अप्लाई करके देखेगा कि किसका इसमें ज़्यादा मन लग रहा है, ऑब्जर्व करेगा, नोट डाउन करेगा, नोट डाउन करेगा कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को नहीं आ रहा है। इस तरीके से एक टीचर एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट करवाएगा कि अच्छा इन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो और कोई मेथड उसमें अप्लाई करेगा। तो ये होते हैं तरीके, एक तरीके की मेथड को समझने के लिए। अब यहाँ पे आता है बायलिंगुअल मेथड। ये जो मेथड है बायलिंगुअल मेथड और वेस्ट न्यू मेथड हो गया, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभी बायलिंगुअल मेथड। अब तक हमने पढ़ा कि जैसे ग्रामर में ट्रांसलेट किया जा रहा तो मदर टंग थी और उसमें 2 लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी। अब डायरेक्ट मेथड में एक भाषा बाधित हो गई, बैकवर्ड चिल्ड्रन नहीं सीख पा रहे हैं, तो अब बायलिंगुअल यूज़ किया। अभी के टाइम में बायलिंगुअल मेथड का यूज़ किया जाता है हर जगह। ये आप देखेंगे, ऑनलाइन भी देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डैडसन जो है, डैडसन मतलब पिता का बेटा डॉक्टर CJ डैडसन हैं, उन्होंने ये मेथड को सजेस्ट किया। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, वो सिर्फ दोनों कभी दूसरी मेथड का यूज़ कर रहा है, कभी ये वाली लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है। तो अगर डायरेक्ट मेथड को देखें तो उसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो बच्चे को थोड़ा ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, इसमें रीडिंग राइटिंग बढ़ ही नहीं पा रही है। तो इन्होंने क्या किया कि बायलिंगुअल मेथड इंट्रोड्यूस किया डैडसन ने, और कहा कि दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए, मदर टंग का और जो टारगेट लैंग्वेज है। टीचिंग के दौरान इन दोनों लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। मदर टंग बाय द टीचर इज़ ओनली फॉर द एनेबलिंग द स्टूडेंट एंड बेटर कॉम्प्रीहेंशन टू फॉलो अप। कह रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज है वो बच्चे बोलेंगे, और टीचर के लिए रख दिया गया है कि टीचर तुम यूज़ कर सकते हो मदर टंग का, ताकि उनको समझ में आए चीज़ें। तो मतलब टीचर यूज़ कर सकता है पर बच्चे यूज़ नहीं कर सकते, बच्चे समझने के लिए कर सकते हैं, अन्यथा इसका यूज़ बच्चों के लिए नहीं टीचर के लिए ही है, सो दैट कि वो बच्चे उनको कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये जो मेथड था ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को एक चुनौती दे रहा था कि भाई हम एक मिड में रहेंगे, बीच में रहेंगे, बायलिंगुअल ही हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इट नाइदर बी यूज़ द कंप्लीट इंग्लिश और कंप्लीट हिंदी भी यूज़ नहीं होगी। तो क्या होगा कि अगर कह रहा है कि ये कभी भी नहीं कहता कि इंग्लिश को थ्रू आउट द क्लास यूज़ करो, और नॉट एक्सटेंसिवली इन द क्लास, एक्सटेंसिवली भी ट्रांसलेटेड वर्जन में भी नहीं करो, और ना ही डायरेक्टेड। जब जब स्विचिंग हो सकती है, डजेंट मैटर, बट आप इसमें क्या करो, बायलिंगुअल चलो। कहने का मतलब है कि बैलेंस बना के रखो इन दोनों के बीच में, और इसका यूज़ उतना करो जितना ज़रूरत है। यूडिशियस यूज़ करो। यूडिशियस होता है कि एक सही मात्रा में यूज़ करो। बच्चे को एक जहाँ पे आप एक को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं तो दूसरा बिल्कुल पीछे ही रह जाएगा, फिर दूसरे को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं तो पीछे रह जाएगा। तो आप दोनों को ही बैलेंस रूप में पढ़ाओ, सो दैट कि आप बच्चा उस मदर टंग में ही ना रह जाए और टारगेट लैंग्वेज ज़्यादा ही उनके लिए हार्ड ना हो जाए। तो बेसिक ये इस्तेमाल करने के लिए डैडसन ने निकाला। मोर ओवर द कंट्री लाइक इंडिया, टीचर कैन नॉट अडॉप्ट डायरेक्ट मेथड or structural approach because of lack of good speaking skill। अब टीचर गुड स्पीकिंग स्किल मतलब उनको बोलने की वो ही नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, उनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। विलेज लेवल में आप जाओगे तो आज भी पाओगे कि बहुत सारे टीचर इंग्लिश को
इंग्लिश कहते हैं, तो मतलब उनको श और स में एक्सेंट उनकी आ जाती है। बहुत सारे डेवलपर आते हैं, डेवलपमेंट या प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनकी खुद की स्पीकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि इन दोनों में बैलेंस हो पाए। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड मोर टाइम। इसमें 2 तरीके से टीचर एक्सप्लेन करेगा। एक तो हिंदी में एक्सप्लेन करेगा उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती, और जिनको थोड़ी बहुत आती है उनके लिए वो थोड़ी हिंदी भी इस्तेमाल करेगा, ताकि वो थोड़े कनेक्टेड रहें उसके साथ। ठीक है, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे मुझे पड़ी अभी एनर्जी की ज़रूरत। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंस्टेड ऑफ शोइंग अ पिक्चर और क्रिएटिंग सिचुएशन, it is better than to express the ideas in mother tongue so that their idea can be clear quickly, अच्छे से समझ पाएँ। और ठीक है, क्रिएटिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके साथ बच्चा उसको समझ पाए और एक्वायर कर पाए नॉलेज को, और उसकी फाउंडेशन बन पाए। Many experiment and research has been undertaken this methods of teaching English in India is concluded by that bilingual is the best suited for Indian learners because till now the English language is there among them। क्योंकि फियर होता है बच्चे को बोलने का, थोड़ा झिझक होती है, वो बोल नहीं पाता है खुल के, वो अपने एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है। हम खुद नहीं दे पाते, हम मैक्सिमम हम हिंदी ही यूज़ कर रहे हैं अभी। तो ये जो मेथड है ना, ये बच्चे को एक कंफर्ट जोन देता है जिसमें दोनों का ही इस्तेमाल कर सकता है कॉन्फिडेंटली, अपने आइडिया को, टॉपिक को इजीली उसको इंटरप्रेट कर सकता है अपनी मदर टंग में, और जब लिखने की बात आए तो उसमें भी वो लिख सकता है। इट डेवलप्स द कॉम्प्रिहेंशन, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, स्किल्स को कैसे यूज़ करना है उसको ये समझ में आता है, बोलना भी सीख रहा है और लिखना भी सीख रहा है, रीडिंग भी करना जान रहा है। तो मतलब इसमें जो स्किल्स हैं हमारी LSRW वो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। फ्लुएंसी इन स्पीकिंग एंड प्रेजेंटिंग एक्यूरेटली इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा जब बोल रहा है तो रीडिंग कर रहा है तो उसकी फ्लुएंसी और वो कितना करेक्ट बोल पा रहा है, टीचर उसको टोकता है बीच में, स्ट्रक्चर क्या है वो भी समझने की कोशिश करता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर द एक्सपेंसिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन द टीचिंग। इससे टिकाऊ और सस्ता मेथड हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर अब दोनों ही लैंग्वेज में बोल रहा है तो दोनों ही उसके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। इट सेव द टाइम एंड एनर्जी ऑफ द टीचर। अब ये टीचर इस टाइम और एनर्जी कैसे सेव करता है, क्योंकि जहाँ पे वो अंग्रेजी यूज़ कर रहा था वो हिंदी में आधे बच्चे लोटपोट हो रहे थे, और जब वो मदर टंग यूज़ कर रहा था तो मतलब इसमें दोनों में ही प्रॉब्लम है। बट ये मेथड काफ़ी इजी है। आप इसमें आप कोई देर इज़ नो नीड ऑफ क्रिएटिंग एनी सिचुएशन इन द क्लासरूम। आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल एक्सप्लेन करना है दोनों ही शब्दों में, मदर टंग में एक्सप्लेन कर दो या चाहे लैंग्वेज दोनों ही सीख पा रहा है। इट इज़ द एप्लीकेबल टू द ऑल काइंड ऑफ लर्नर्स, वो चाहे स्लो हो चाहे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ये टीचिंग इसकी जो यूनिट है वो सेंटेंस में ही होती है, जैसे कि हमने पढ़ी जो डायरेक्ट मेथड है वो भी उसकी यूनिट क्या है, सेंटेंस में। बच्चा डायरेक्ट सेंटेंस बोल रहा था दिमाग में सोच के सेंटेंस। अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं? द मेथड्स क्रिएट द कन्फ्यूजन। बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है जब 2 लैंग्वेज एक साथ पढ़ रहा है, तो उसको कौन सी लैंग्वेज याद रखनी है उसे यही नहीं पता। माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कहते हैं कि एक घर की जॉइंट फैमिली है तो उसमें 5-6 लैंग्वेज बोली जा रही हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ की लैंग्वेज बोली जा रही है, तो बच्चा क्या उसमें लैंग्वेज उसका डेवलपमेंट हो पाएगा? तो कहने का मतलब है कि नहीं होगा। वो बच्चा शांत हो जाएगा या डिप्रेस्ड हो जाएगा, कन्फ्यूज़ ही हो जाएगा कि भाई कौन सी लैंग्वेज बोलूँ और कितने वर्ड्स डिफरेंट होंगे। तो बच्चे का जो दिमाग का लेवल है वो बिल्कुल दही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा लैंग्वेज जितनी होंगी बच्चा उतना ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक लैंग्वेज होगी तो बच्चे को पता तो है कि उसका स्ट्रक्चर और उसका मीनिंग क्या है, तो ये होता है। ठीक है, 2 लैंग्वेज स्टिमुलेंट, तो समटाइम दे गेट कन्फ्यूज्ड वाइल रिसीविंग द लिंग्विस्टिक आइटम्स। कभी कभी वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। स्किल टीचर की इफ़ गुड और स्किल टीचर इज़ नॉट देयर देन ही मे बी कन्वर्ट दिस मेथड टू द ट्रांसलेशन वर्क थ्रू आउट द क्लासेस।
मतलब अगर टीचर अच्छा नहीं है, स्किल्ड नहीं है, उसे दोनों लैंग्वेज का सही प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करने आया, तो वो एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह ही पढ़ा रहा है। जैसे कि उसको वर्ड देख रहा है तो फिर उसको उसको हिंदी में बता दे रहा है। तो ये काफ़ी कोरिलेट है ट्रांसलेशन मेथड से, क्योंकि अगर दोनों भाषाओं का इस्तेमाल अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, गड़बड़ हो जाएगी ना। इंडियन लैंग्वेजेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। समटाइम्स द टीचर में फेस डिफ़िकल्टी, टीचर को खुद ही नहीं आता यूजिंग टू लैंग्वेज ऑल द टाइम। अब दो लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है। द स्टूडेंट्स कैन नॉट मास्टर एनी वन लैंग्वेज बिकॉज बोथ आर प्रेजेंटेड बिफोर देम। ठीक है, बच्चा कोई भी भाषा में मास्टरी नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि वो दोनों ही उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं मिले हैं। वो कभी थोड़ा हिंदी में स्विच हो रहा है, कभी इंग्लिश में स्विच हो रहा है। तो इंग्लिश को सीखने का तरीका बस एक ही होता है कि उसको सोचना, बोलना और उसके हाव भाव, हर सिचुएशन में वो इंग्लिश ही प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उसकी लैंग्वेज परफेक्शनिस्ट हो सकती है, मास्टरी ओवर वन लैंग्वेज हो सकती है। अगर व्यक्ति ऐसे एक्सप्लेनेशन करता रहेगा दोनों भाषाओं में तो वो उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई। जब वो हिंदी में प्रयोग कर रहा तो वो पूरा हिंदी ही यूज़ करे, अगर वो अंग्रेजी यूज़ कर रहा तो वो पूरी अंग्रेजी। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लासेस। अब हायर क्लासेस में हमें अंग्रेजी का ही प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें अब दोनों में अगर एक्सप्लेन करते रहे तो गया हमारा सेमेस्टर साइड में। तो कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज और सेंटेंसेस विद द इंडियन लैंग्वेज मेक द स्टूडेंट कंफ्यूज्ड। अब देखो, ग्रामर स्ट्रक्चर होते हैं कुछ, उसमें फंक्शनैलिटीज़ होती हैं लैंग्वेज को समझने के लिए। तो लैंग्वेज को लैंग्वेज में ही समझने की ज़रूरत होती है, ना कि ट्रांसलेटेड वर्जन, या कह सकते हैं कि उसको दो भाषाओं में अब समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी के जो वोकेबलरीज हैं या हिंदी की जो भाषाएं हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है इंग्लिश लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्रिएट हो सकता है। इट डज़ नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू थिंक इन द इंग्लिश फॉर बेटर एक्सप्रेशन। अब ये वो बच्चा क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वो उस वर्ड को मीनिंग को देख पा रहा है, पर वो अपने दिमाग में ये सोच नहीं पा रहा है कि इसका वर्ड को हम मन में सोच सकते हैं, दिमाग में सोच सकते हैं। इट इज़ नॉट अ नेचुरल मैथड। ये एक नेचुरल मैथड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बना बनाया मैथड है। आपको बताया जा रहा है कि दिस इज़ बॉटल एंड ये क्या है, बॉटल है। ये तो समझ में आ गया कि ये बॉटल है, ठीक है। पर यहाँ पे ना एक बनी बनाई आपको एक स्ट्रक्चर और आपको दो लैंग्वेज में फंसाया जा रहा है, तो इससे आपको ना रीडिंग आएगी ना राइटिंग आएगी। आपका जो नेचुरल ऑर्डर है एक सीखने का, पहले आप सुनते हो, फिर आप बोलते हो, फिर आप रीड करते हो कोई चीज़ को, फिर आप लिखने की कोशिश करते हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट आता है, ये सब मेथड्स थे जो कि हमने पढ़े कि डायरेक्ट मेथड होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा 3 प्रकार के मेथड पढ़े। तो स्टेप बाय स्टेप आता है, जिसमें GTM मेथड होता है, ठीक है। GTM मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन, जिसमें वर्ड्स यूज़ हो रहे थे। तो दूसरा हमने पढ़ा डायरेक्ट, जिसमें हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली किसी लैंग्वेज को सीख रहे थे, नेचुरल मोड में सीख रहे थे, जैसे हम मदर टंग सीखते हैं। बट हम नेक्स्ट देखें तो बायलिंगुअल डैडी सन ने दिया था, तो वो बायलिंगुअल था, जिसमें दोनों ही लैंग्वेज में बच्चा कंफ्यूज हो गया था। अब देखो तीनों ही मेथड क्या हैं, बर्बाद ही है, पर यूज़ हो सकते हैं, एक हेल्प मिल जाएगी एक बच्चे को, है ना। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच और कहते हैं कि सिचुएशनल अप्रोच। ये दोनों ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये पेपर में लॉन्ग में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कभी भी आप देखोगे डायरेक्ट मेथड के साथ टेक्स्ट बुक मेथड आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड को कैसे एसोशिएट करोगे टेक्स्ट बुक मेथड को, टेक्स्ट बुक में भी वही हो रहा है, ट्रांसलेशन। तो ये काफ़ी इंटर रिलेटेड मेथड्स हैं, पर आप इसकी कोर पॉइंट्स में जाओगे ना तो इसमें स्किल्स पता चलेगी कि बच्चे की स्किल यहाँ पे कौन सी डेवलप हो रही है। कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ इसके मेरिट्स होंगे। अब अप्रोच हमने पढ़ा था कि अप्रोच होता है कि ओवरऑल नज़रिया, की एक ओवरऑल बच्चा क्या सीखने वाला है किसी भी लैंग्वेज को करते समय। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर एक
इनोवेटिव कह सकते हैं कि इसको, ये अप्रोच जो है वो इनोवेशन से आई है। द टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज को सीखने का एकमात्र तरीका नहीं, यहाँ कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के माध्यम से, यहाँ कह लो कि इसका कोर पॉइंट जो है वो स्ट्रक्चर है, कि एक सेंटेंस को समझने के लिए, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। सीधा सीधा मतलब ये है। इन दिस अप्रोच द रादर देन अ मेथड, मतलब ये एक अप्रोच है, मेथड नहीं कि आपने लिया लैंग्वेज को, आपने उसको रीड करना शुरू किया और आप उसको बनाते चले गए, नहीं। इसमें क्या किया जाएगा, बच्चे को सीधा डायरेक्ट बताया जाएगा कि ये स्ट्रक्चर है, और इंडक्टिवली स्ट्रक्चर को एलिमेंट्री लेवल पे सिखाया जाता है। अगर स्ट्रक्चरल अप्रोच अगर देखा जाए तो थोड़ी सेकेंडरी लेवल की क्लासेस को स्ट्रक्चरली पढ़ाया जा सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सीधा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस अप्रोच को इसे अप्रोच कहा जाता है। एंड पॉसिबली मैनी मेथड्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इट टेल्स व्हाट टू टीच बट मेथड टेल्स हाउ टू टीच। ये कह रहा है कि ये जो अप्रोच है वो बताता है कि क्या क्या पढ़ाना है बच्चे को, एक ओवरऑल व्हाट टू टीच। ये नहीं बताता कि कैसे पढ़ाना है, ट्रांसलेट करके या वर्ड को लेके या थिंक करके, ऐसा नहीं। ये कह रहा है कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है। दिस अप्रोच इज सुपीरियर काइंड ऑफ मेथड। एक सुपीरियर अपने आप में ही हो गया, ये कैसे हो गया आई डोंट नो, सेल्फ एविडेंट इन नेचर। स्ट्रक्चर यूजुअली मीन पैटर्न ऑफ वर्ड्स। हम सब जानते हैं कि भाई जो सेंटेंस है या स्ट्रक्चर है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बनता है ना। और वर्ड्स एक मीनिंगफुल सेंटेंस में या उसका स्ट्रक्चर अगर सही होगा तो वो ऑब्वियसली वो एक लैंग्वेज लर्निंग करने में हेल्प करता है। अगर हमें स्ट्रक्चर पता होता है किसी भी सेंटेंस का तो हम अच्छे से कोई लैंग्वेज को बोल पाएंगे, सीख पाएंगे। एक स्ट्रक्चर तरीका होता है, एक वे होता है, या एक हाउ टू व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है ये बताता है। तो यहाँ पे आता है कि इट मे बी सेंटेंस और पार्ट ऑफ इट। इसमें सेंटेंस भी हो सकते हैं और पार्ट भी हो सकता है। बाय टेकिंग द वर्ड्स वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स इन द अकॉर्डेंस विद द आवर नीड। हमारे अकॉर्डिंग के हिसाब से, हमारी नीड्स के हिसाब से, हम पैटर्न के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसके पैटर्न्स बनाते हैं, वर्ड्स को डिफाइन करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस आप देखते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, इंट्रोनिगेटिव होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये सब क्या हैं, जो कि एक सेंटेंस बताते हैं कि इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लॉजेज होते हैं, फ्रेज होते हैं। फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2-3 वर्ड्स हैं और उसको एक मीनिंग दे रहे हैं। क्लॉजेज होते हैं, पैटर्न्स ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं। एक फार्मूला होता है फिर उसमें अप्लाई कर देते होगी। ईडियम्स होते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। इसमें एग्जांपल के माध्यम से बताया गया है, जैसे सेंटेंस पैटर्न में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस पैटर्न क्या है, एक सब्जेक्ट है, फिर एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। और मे बी VSO होता है कि वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि वर्ब हो गई, ठीक है, व्हाट, और फिर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस पैटर्न है वो सिंटेक्स कैसे बनता है। जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं तो आई आया है, हमारा सब्जेक्ट बताया जाएगा बच्चे को कि सब्जेक्ट होता है आई, ही, शी, इट, वी, दे। वर्ब्स हो गया, एक्शन वर्ड्स हो गए, जैसे कि खाना, पीना, सोना, जिसमें ना लगता है। ऑब्जेक्ट हो गए कोई भी शब्द, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को बताया जा रहा है कि एक सब्जेक्ट होता है, फिर आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि वो पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। जैसे कि टेंसेस पढ़ते हैं ना, जिसमें वो पैटर्न फ्रेज कैसे बनाते हैं, ऑन द टेबल, एट, मतलब इसमें एक तरीका बताया जा रहा है कि कैसे एक पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला पैटर्न होता है कि जैसे कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे जिसमें बोलते हैं
वाओ, तो मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स हो गए जो कि एक सेंटेंस बता रहे हैं। ईडियम पैटर्न्स हो गए जिसमें कोई मीनिंग होता है, या मतलब वैसे कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इस बच्चे को कोई भी चीज़ को समझाने के। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के? देयर आर स्ट्रक्चर्स गिवन इन द टॉपिक आर एक्सट्रैक्टेड एंड देन लिस्ट आउट। मतलब क्या करना है, एक टीचर को एक पेज लेना और उसमें सारे स्ट्रक्चर एक टॉपिक वाइज उसको लिख देना है कि बस आज के टाइम, आज है मंडे, तो मंडे के दिन मैं पढ़ाऊँगी विल, शैल, फिर पढ़ाऊँगी शैल, फिर मैं पढ़ाऊँगी विल बी, शैल बी, फिर यहाँ इज़ एम आर। ऐसे मैं वर्ड्स को उनके तक लेके जाऊँगी। जैसे प्रपोजिशन के कुछ वर्ड्स होते हैं, तो एक टॉपिक लोगे रोज का, और उसमें स्ट्रक्चर बनाना बच्चे को सिखाओगे कि इसका यूज़ करोगे किसी भी सेंटेंस में, इसका यूज़ करो। तो बच्चे को रियल लाइफ एग्जांपल्स देके, या उसको रियल लाइफ के जो भी जो उसके जुड़े हुए उससे सेंटेंसेस हैं, उसकी लाइफ के जो मुद्दे हैं, उसको उसमें इन्वॉल्व करते हुए उसको स्ट्रक्चर फॉर्म करवाए जाते हैं। और देन जो स्ट्रक्चर जो हैं वो ग्रेडेड होते हैं, सिक्वेंशली अरेंज्ड होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ग्रेडेड होते हैं, मतलब कि जैसे कि कोई वर्ड है, जैसे कि कैट है, सेट है, पैट है, पैट है, मतलब ये नहीं होगा। जैसे कि कुछ भी आप जिसमें ये है कैट, कार, सेट, ठीक है। तो जो ये जो वर्ड है ना ए और ए, जो ये साउंड फोनेटिक लेवल पे ग्रुपिंग की जाएगी, या उसके लेक्सिकल लेवल पे, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे लेड, लीड, और एक जैसे मीनिंग होते हैं। तो मतलब हम क्या करते हैं, इन स्ट्रक्चर में कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं, या होमोजीनियस ग्रुप्स बना देते हैं उनके, सो दैट कि बच्चे को उस तरीके के वर्ड्स को और फॉर्म करने में हेल्प हो, स्ट्रक्चरली वो फॉर्म कर पाए। तो एक ग्रेडेशन और सिक्वेंशियल चाहिए होता है। आफ्टर दैट द टीचर शुड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर बाय क्रिएटिंग सिचुएशंस एंड मेक पीपल पार्टिसिपेट इन इट। मतलब क्या करेगा कि टीचर स्ट्रक्चर बताएगा कि इस सब्जेक्ट को लिखना है, विल को लिखना है, तो फिर वो अब सिचुएशन क्रिएट करेगा कि चलो विल, मैं कल काम करूँगा, तो ये एक स्ट्रक्चर बता दिया कि इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हम है, तो हमारा लिख दोगे ही, आई लिख दोगे। वर्ब हो गई हमारी विल, और ऑब्जेक्ट हो गई कोई भी एक्शन वर्ड। तो बच्चे को ऐसे समझा देगा टीचर, फिर वो क्रिएट करेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा क्लास में, और फिर पढ़ाने की कोशिश करेगा। बाई एक्सप्लेनिंग द टीचर शुड टेक द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। अब जब एक्सप्लेन कर रहा है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो फिज़िकल गेस्चर के माध्यम से या एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेगा कोई भी स्ट्रक्चर। द स्टूडेंट शुड भी, जैसे कि आपने सुना होगा बिग बिग बिग, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, तो एक्टिंग कर रहा है टीचर एक बच्चे के सामने, बिग 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 मतलब ऐसे ऐसे अपने हैंड्स को ऐसे 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 थोड़ा दूर लेके जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि एक टीचर बोल रहा है बिग 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 बिग, फिर जैसे स्मॉल 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 स्मॉल, मतलब ऐसे बोलेगा इन इन इन, अपर अप अप अप। तो ऐसे बच्चे को क्या करा रहा है कि एक तरीके से राइमिंग के माध्यम से, सेंटेंसेस के माध्यम से बच्चे को एक लैंग्वेज से रूबरू करवा रहा है, स्ट्रक्चर से रूबरू करवा रहा है। तो कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट है शुड बी अलाउ टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर। अब क्या करेगा इसमें, वो बार बार ऐसे राइमिंग करते हुए सेंटेंस को रिपीटेड सुनते हुए ड्रिल कर रहा है, मतलब रिपीटेटिव अगेन एंड अगेन उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो दो प्रोपोनेंट, सॉरी यार, प्रोपोनेंट जो है स्ट्रक्चर अप्रोच का, वो एम्फेसिस करता है लर्नर
जो लर्न करने वाला व्यक्ति है वो स्ट्रक्चर को लर्न करे, रटे और क्या करें, मास्टरी ओवर करे किसी भी लैंग्वेज के ऊपर। और यही कारण है कि स्ट्रक्चर काफ़ी यूज़फुल होते हैं उसके लाइफ में। वो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर पाता है अपनी डे टू डे लाइफ में। अब दूध को उबाल कर लाओ, ये कोई शब्द हुए? अब शब्द भी सिमेंटिकली एक ग्रुपिंग होगी, सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए, वर्ड्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। तो इट्स सेड दैट ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए स्ट्रक्चर की, ड्रिल की ज़रूरत होती है। जो बच्चा सीखेगा 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर होते हैं। आप समझेंगे कि जो डेली लाइफ में अगर टीचर एक भी स्ट्रक्चर उसको सिखा रहा है तो बाकी में उसको कोई ना कोई तो लैंग्वेज तो आ ही जाएगी, ग्रेडेड फॉर्म में सिखाएगा। As language is mean of communication, a child should know about the essential structure which are necessary in their life. जो अब इसमें ना एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा टीचर को। अब टीचर ऐसे ही अपने घिसे पिटे फॉर्म में समझाया जा रहा है, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है वर्ब और ये होता है ऑब्जेक्ट। चलो बच्चों वर्ब बताओ, तो बच्चों से पूछना है तो बच्चे बताएंगे कि वर्ब होता है खाना, पढ़ना, तो स्टडी। तो यहाँ पे लिखोगे स्टडी। कौन कर रहा है स्टडी? राधा। तो यहाँ पे राधा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है? नाउन। तो ऐसे स्ट्रक्चरली उसको बताएगा, है ना, और बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। देर आर मेनली थ्री इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसमें 3 मेजरली इम्पॉर्टेंट होते हैं कि एक बच्चे को अगर सिस्टमेटिकली समझाना है तो भाई सिलेक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक लेसन प्लान करना पड़ेगा जिसमें आप ये सेलेक्ट करोगे कि इस दिन मैं ये वाला वर्ड यूज़ करवाऊँगा या ये वाला स्ट्रक्चर बताऊँगा। ग्रेडेशन, ग्रेड करोगे, मतलब कि मैंने अभी बताया सिमेंटिकली, लेक्सिकली आप कह सकते हो कि सिमिलर साउंड वर्ड, या फोनेटिकली यहाँ कह सकते हो उसका सिंटेक्सिकली कह सकते हो कि जो वर्ड्स जो अरेंजमेंट्स होगा स्ट्रक्चर का वो एक तरीके ग्रेडेड होगा, एक ग्रेड के माध्यम से किया जाएगा। टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। अब बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ब्लैक बोर्ड में टीचर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बताएगा। नो, आप एक्टिविटी करवा सकते हो, डिबेट, रोल एंड सिचुएशन क्रिएट करके, या एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को किसी लैंग्वेज में, या गेम्स एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से, मतलब कि क्लासरूम में आप कुछ पजल दे रहे हो, इससे भी बच्चे का समझ में आता है और उसको गलत सेंटेंस बोलोगे वो करेक्ट करके दिखाएगा। तो इससे क्या होगा कि ग्रेडेशन। अब ग्रेडेशन देखो कितने प्रकार की होती है, मैं तो आपको ऐसे ही हवा में बता रही थी, अब यहाँ पे लिख के बताया कि वाइल फॉलोइंग स्ट्रक्चर अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इससे क्या होगा कि जो टीचर है वो पहले तो सेलेक्ट करता है किसी भी स्ट्रक्चर को और फिर उसको टॉपिक के साथ एसोसिएट करता है कि टॉपिक में इसको कैसे पढ़ाना है, और फिर उसको ग्रेड अप करता है। ठीक है, ग्रेडेशन प्रिंसिपल शुड फॉलो द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एज इट इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा, ग्रेडेशन प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, 2 पार्ट्स पैटर्न, दो तरीके से पैटर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि दे एट, सुजाता सैड। तो इसमें 2 वर्ड्स लिए गए और बच्चे को 2 चीज़ें सिखाई गई। एक तो कि वर्ब कैसे आ रही है यहाँ पे, वो खाना खा रहे हैं, सुजाता ने कहा। तो ये 2 शब्द हैं। 3 पैटर्न में कैसे हो सकता है, टाइगर किल द रैट, जिसमें एक सिंगल सिलेबल्ड नाउन है, फिर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। फिर 4 पैटर्न में जिसमें पूरा कहानी लिख दोगे, फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ये तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको ग्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। पहले 2 वर्ड्स का, फिर 3 वर्ड्स का, फिर 4 वर्ड्स का, ऐसे मतलब उसको जोड़ते चले जाना सो दैट कि वो सेंटेंस तक पहुंच पाए और सेंटेंस बोल पाए। तो ये भी एक तरीका होता है, जब आप करोगे तो पता चलेगा। इससे क्या होता है कि लर्नर कोई भी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर पे मास्टरी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर उनको अच्छे से बोलना जाता है, वो बोलना शुरू कर गए हैं, तो वो बनाना भी शुरू कर गए हैं, तो वो बोल भी सकते हैं। और इससे हेल्प होती है
पीपल्स टू मेक हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अब इससे वो सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलने हैबिट बन जाती है उनकी, वो मास्टरी ओवर हो जाती है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने की। डेवलप्स द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, स्टिमुलेंट, क्या बोलते हैं इसको, इट डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। कि इससे क्या होगा, पहले तो वो टीचर से सुनेगा कैसे बोल रहा है, फिर सुन रहा है तो फिर वो बोलना भी सीख रहा है इसमें। इट फॉर्म्स अ लैंग्वेज हैबिट, फिर वो दिमाग में सोच रहा है, फिर उसको फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट है, इससे उसके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ पा रहा है, वो अपनी डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल कर पा रहा है। इट एनेबल द स्टूडेंट टू डू एक्टिविटी वाइल लर्निंग। लर्न कर रहा है फिर उसके साथ एक्टिविटी भी कर रहा है, बोलने का प्रयास कर रहा है, उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा। रीडिंग और राइटिंग, इससे क्या हो रही है, फाउंडेशन बन रही है उसकी। अब वो बोल अच्छा रहा है तो वो लिख भी अच्छा पाएगा। अगर वो सही स्ट्रक्चरली अगर अच्छे से बोल पा रहा है तो मतलब वो अब तो लिख ही लेगा अच्छे से, ठीक है। क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ लर्नर, इससे क्या होगा कि उसके दिमाग में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ यार ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, अच्छा सेंटेंस को ऐसे भी फॉर्म किया जा सकता है। यहाँ ऐसे स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। साइकोलॉजिकली ये साउंड किया गया है कि भाई स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर पढ़ाए गए बच्चे को तो सिंपल तरीके से इंडक्टिवली पढ़ाई जाए, तो बच्चे को इनिशियली इंडक्टिवली पढ़ाया जाए और डायरेक्टली तो पढ़ाता ही है टीचर। डिमेरिट्स इसके यही हैं कि भाई बहुत सारे स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो बच्चा डल और मोनोटोनस फील करता है। इसमें इंडिया में स्किल्ड टीचर की ज़रूरत होती है इसको एम्प्लीकेशन के लिए। अब इतने तो स्किल्ड हुए नहीं हैं, अभी 75 साल ही तो हुए हैं, टीचर को हम कैसे स्किल्ड। हाँ अर्बन एरियाज़ में क्योंकि फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एक्सपोजर ज़्यादा है, तो टीचर वहाँ पे हो भी जाता है ऐसा। बट आप रूरल एरिया में देखोगे तो काफ़ी नागवारा गुजरेगा आपको। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लास स्टूडेंट्स। तो ये जो बच्चे ऐसे विल को बार बार रिपीटेटिवली उसको स्ट्रक्चर में यूज़ करके अपने डेली लाइफ के सिचुएशन में इसको इंडल्ज कर रहे हैं, तो ये बड़े बच्चों के लिए काफ़ी ऐसे बोरियत हो महसूस होगी कि ये काफ़ी अजीब व गरीब है। एक्सपेंसिव एज इट इज़ एज यूज़ मैनी टीचिंग एड्स। अब देखो इसमें यूज़ टीचिंग एड्स के लिए यूज़ किया जाए, कहने का मतलब है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, नेगलेक्ट करता है हमारी रीडिंग और राइटिंग को। वो तो सिर्फ ऐसे बोल रहा है कि भाई बच्चा अगर सुनेगा, स्ट्रक्चर देखेगा और उसको समझ के कोई सेंटेंस का फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कोई व्यक्ति अगर लिखने का प्रयास करेगा, दिमाग से ही तो सोच रहा है ना, जितना वो क्लियर बोल पाएगा वो उतना ही क्लियर लिख पाएगा। तो ये तो संभव है ना, पर यहाँ पे तो सिर्फ वो बोले ही जा रहा था। रीडिंग राइटिंग ऐसे प्राइमरी लेवल पे नहीं करवाई जा रही है। मेक बोर हो सकता है बच्चों को। समटाइम्स द स्टूडेंट आर नॉट एक्वेंटिक विद द मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर और ड्रिल इट। वो क्या करते हैं कि वो उसके साथ तादात्म्य नहीं बन पाता है स्ट्रक्चर के साथ, वो ऐसे ही रट लेते हैं उसको, रोटिंग हो जाती है ज़्यादा। चाइल्ड सेंटर नहीं है बट मटीरियल सेंटर है, कि सिर्फ मटीरियल प्रोवाइड कर दिया गया, रट लो, सिंपल। चाइल्ड सेंटर नहीं है, चाइल्ड खुद इसका इस्तेमाल अपने सृजन अपने नॉलेज का इस्तेमाल अच्छा नहीं कर पा रहा है। सिचुएशनल अप्रोच क्या होती है, अब इसके ही उलट स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ स्पोकनली ही आपको क्या पढ़ाई जा रही है, लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। इसमें क्या होता है कि सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, मतलब क्लासरूम में मान लो कि हम जा रहे हैं टेम्पल, ठीक है, तो मंदिर में जा रहे हैं, तो मंदिर में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम हाथ धोते हैं, तो बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देना है क्लासरूम के अंदर, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवानी है। टीचर के ऊपर चैलेंजिंग काम है कि एक मंदिर वाला सिस्टम बनाएगा, एक पंडित बना देगा, ठीक है, एक मूर्ति बना देगा, एक बच्चा जो है वो मंदिर में जा रहा है, फिर वो हाथ धोने के लिए जाएगा, वो कैसे कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, या किसी से प्रसाद मांगेगा तो क्या बोलेगा, पंडित से राम राम करेगा, वो कैसे उसको विश करेगा, फिर वो कैसे
जब जब वो मंदिर में जाएगा तो वो कौन कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेगा वहाँ पे डील करने के लिए, है ना, लोगों से डील करने के लिए या लोगों को समझने के लिए। जैसे कि हॉस्पिटल जाना है, तो बच्चे को अगर हॉस्पिटल जाना है तो उसको पता ही नहीं है कि हाउ टू डील विद द डॉक्टर, कि किसके पास जाना है। तो सबसे पहले टीचर बताएगा उसको, क्लासरूम में बताएगा कि अच्छा तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें बीमारी हो गई नाक वाली, क्योंकि नाक में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है कि नाक वाले डॉक्टर के पास जाना। सबसे पहले तो आप टिकट कटवाओगे, तो टिकट बोलते हुए आप क्या बोलोगे, वो जो सेंटेंस या डायलॉग्स हैं वो एक सिचुएशन क्रिएट करके बच्चे को सिखाई जा रही है कि अच्छा तुम अब बीमार हो, फीवर है तुमको, तो सबसे पहले तुम एक विंडो सीट में जाओगे, तो टॉक इन इंग्लिश, और वो क्या जो भी बोलेगा वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा, और वो क्या करेगा इसके माध्यम से, इस सिचुएशन के माध्यम से उसे ये भी आ रहा है कि सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है। अलग अलग सिचुएशन क्रिएट की जाएगी हर दिन, और हर दिन बच्चा डायलॉग के माध्यम से क्या करेगा, कोई चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। तो जो टीचर है वो सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि तो क्लियर आइडिया बच्चे को लग पाए और बच्चे को ये समझ में आए कि अच्छा इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे बोलना है। तो ये अप्रोच जो है वो इंग्लिश लर्निंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हम मदर टंग का यूज़ करते हैं, ये सॉर्ट ऑफ नेचुरल मेथड हो सकता है, सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड हो सकता है, जिसमें हम सिर्फ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक भाषा का, जिसमें बच्चा डायरेक्ट टूटी फूटी इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, रियल लाइफ सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है सराउंडिंग, और मदर टंग जैसे यूज़ की जाती है वैसे ही इसको यूज़ किया जाएगा। और ये जो सिचुएशंस हैं वो टीचर क्रिएट करेगा, टीचर बताएगा कि आज ये वाली सिचुएशन है, चाइल्ड इसको क्या करेगा, अब सभी दो बच्चे इसमें इंटरेक्शन कर रहे होंगे किसी ना किसी परस्पर, तो दो बच्चे इंटरेक्शन करते हुए बाकी बच्चे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे बोलना है, कैसे वो बोल रहा है, कॉन्फिडेंस इसमें दो बच्चे जब इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हैं तो डायलॉग डिलीवरी हो रही है, साथ ही साथ प्रोनाउंस करना है, रॉन्ग वर्ड्स में टीचर उसको नोट डाउन कर लेगा, टीचर नोट डाउन करके फिर बाद में उसको बताएगा कि जब ये तुम ये वाला सेंटेंस बोले तो ये रॉन्ग था। इस तरह से वो क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा उसके जो भी ड्रॉबैक्स होंगे बच्चे के बोलते समय, जो वर्ड्स उसमें नहीं आ पाएंगे वो उसको क्लू देगा, हेल्प करेगा। टीचर बस वहाँ पे खड़े होकर ऐसे देखेगा सिचुएशन को कि क्या बच्चे इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें क्या होगा कि मास्टरी बच्चे को आ ही जाएगी। और सेम वजह से अगर हम देखें तो अंग्रेजी जो भाषा है वो सिखाई जा सकती है इस क्रिएटिंग सिचुएशंस के माध्यम से, डायलॉग डिलीवरी के माध्यम से, रोल प्लेज के माध्यम से, स्टिमुलेशन के माध्यम से। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी आर्टिफिशियल होती हैं, बट रियल लाइफ सिचुएशन के साथ उसको अटैच कर दिया जाए, बच्चे के समझ में आए वो चीज़ें, तो वो काफ़ी ईजी हो जाती हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। तो ये पॉसिबल है कि कोई रियल लाइफ का एग्जांपल लेंगे और उसको बच्चे को लेके जाएंगे तो वो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन में वो सीखता है ये सब चीज़ें। टीचिंग एड्स के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये बच्चा सीख पाता है। और इससे क्या होगा कि लाइक द टीचर कैन शो द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब क्या होता है कि एक पेन है मेरे पास, मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, मैंने ऐसे रेज करके अपना हैंड और उसको ऐसे बच्चों को दिखाया कि दिस इज़ द पेन, तो दिस इज़ अ पेन। टीचर ने क्या किया, उसको ऐसे खड़ा किया और ऐसे बच्चे सब उसको देख रहे हैं, उस पेन को देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बोला दिस इज़ द पेन, दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। तो टीचर क्या कर रहा है, एक सिचुएशन दे रहा है कि एक एड्स का यूज़ कर रहा है, रियलिया का यूज़ कर रहा है। रियलिया का क्या होता है, रियलिया के मतलब कि जो चीज़ हमें चाहिए हम डायरेक्ट उसको हम पेश कर दें बच्चों के सामने। अगर हम एप्पल सिखा रहे हैं तो एप्पल ही दिखा दें, चम्मच के बारे में बता रहे हैं तो चम्मच ही दिखा दें, अगर हम पौधे के बारे में बता रहे हैं तो पौधा ही लेके आ जाएं क्लासरूम में। तो ये एक तरीका होता है, आई पुट द पेन इन माई पॉकेट। हम ये पेन के माध्यम से सारे सेंटेंस फॉर्म करेंगे वो, कि ये पेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये ब्लू कलर, ये पेन ऐसा है, इसकी ऐसी टोपी है, यहाँ ऐसा कुछ भी, ऐसा मतलब बच्चे को उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बताएगा। टीचर क्रिएट कर सकता है आर्टिफिशियल सिचुएशंस, उसको देता है बच्चे को। बच्चा भी इमेजिनेशन में काफ़ी वो रहता है। फिश स्विम्स स्वीटली शिफ्टली, दिस इज अशोका,
दिस द ताजमहल इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। जैसे कि फ़ोटो दिखा दिया तो ताजमहल का, फिर बोला कि द ताजमहल इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, एक्सप्रेशन के साथ और गेस्चर के साथ अगर टीचर यूज़ कर रहा है तो बच्चे को भी इंटरेस्ट आता है उसमें। वाओ! रियल लगता है, कॉन्क्रीट लगता है ज़्यादा देखने में। जैसे अशोका को ऐसे ही एग्जांपल लिया, दिस इज़ अशोका, तो बाय पिक्चर देखेगा उसके दिमाग में फिट होगी चीज़ें। By giving different roles to the students, now the look at how Indian freedom movement took place. तो अब देखो टीचर क्या कर रहा है, एक डिफरेंट रोल्स दे रहा है। अब देखो यहाँ पे है भगत सिंह, यहाँ पे है राजगुरु, और यहाँ पे है एक तरफ महात्मा गांधी। हम इन दोनों में वाद विवाद हो रहा है, इन दोनों में बातचीत हो रही है, कैसे हम अंग्रेजों से पीछा छुड़ाएंगे। वहाँ से एक अंग्रेज बन के आएगा, एक छोटा सा बच्चा, उसको अंग्रेज का रोल दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक सिचुएशन या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट की जा रही है टीचर के द्वारा। और वो कर तो वैसे टूटा फूटा ही एक्टिंग कर रहे हैं, बट टीचर उनको समझाएगा कि आपने ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। मतलब आप पूरे वर्ड्स वो नहीं बताएगा, बट आप उसमें अपनी मन से जोड़ोगे, और इससे क्या होगा कि मीनिंगफुल उसको एक दृश्यांत का बारे में भी पता चल रहा है, और इससे बच्चे को डायलॉग डिलीवरी भी उसकी इंक्रीज हो रही है, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है बच्चे के अंदर। और ऑब्जर्व करेगा, टीचर ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट्स को, और उनको ट्राई करेगा कि इसको करेक्ट करे, एक्टिविटीज़ को देगा उनको। और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि बाय एक्टिविटीज़ समझाए जाते हैं, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी होती हैं, वो क्रिएट करी है क्लासरूम में। तो ये काफ़ी इम्फेसिस करता है प्रोनाउंसिएशन आपका इंक्रीज़ होता है, ड्रिल आपका अच्छे से हो पाएगा। प्रोनाउंसिएशन, ड्रिलिंग, सेंटेंस स्पोकन बच्चा अच्छे से बोल पाएगा, रीडिंग ओवर द रीडिंग कर सकता है, राइटिंग कर सकता है ना। इससे हमारी मास्टरी डेवलप हो सकती है। मेरिट्स इसके यही रहेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड होता है। दूसरा प्ले वे मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग कह सकते हैं कि इसमें बच्चा लिसन भी कर रहा है, दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो एक दूसरे उसको देख भी रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है, ये तो होता ही है। क्रिएट रियल सिचुएशन, मटेरियल्स दिखा के बच्चे को समझाया जा रहा है, तो उससे भी उसका इंटरेस्ट डेवलप, क्यूरोसिटी बढ़ती है उसकी, क्यूरोसिटी इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है, लैंग्वेज एक हैबिट में आ जाती है बच्चे के। बेनिफिशियल भी रहती है, क्योंकि उससे उसका जब उसको समझ में आ रही कोई बातें, तो वो जो नॉलेज है इंग्लिश का वो कहीं और भी लगा सकता है, और इंग्लिश जो है वो नेचुरली उसकी आ रही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट लेज द फाउंडेशन ऑफ रीडिंग और राइटिंग। इससे क्या होगा कि जब वो बोल पा रहा है तो वो लिख भी पाएगा। ये इसकी फ़ायदे हैं। टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है इसका, तो ड्रॉबैक सबसे पहले तो यही है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और कुछ बच्चे बात मानते हैं, कुछ बच्चे पैसिवली सुन रहे होते हैं, तो वो तो बोर ही हो जाते हैं। और ये हायर क्लासेस में सूटेबल नहीं होता है ये सब सिचुएशन, ये बचकानी हरकतें बड़े बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको बहुत वास्ट सिलेबस होता है, और ये एक्टिविटी बच्चों के लिए है क्योंकि उनका थोड़ा कम सिलेबस होता है। बच्चा इजीली कोई चीज़ को उसके दिमाग में फिट करने के लिए सिचुएशन, एक्टिविटी, ये ज़्यादा उसको ज़्यादा अच्छी लगती है। ओनली गिव द इम्पॉर्टेंट फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ही बन पाते हैं, स्ट्रक्चर बन पाते हैं। जहाँ पे हम देख रहे थे स्ट्रक्चर्स में 275 कुछ ऐसे बन पा रहे थे स्ट्रक्चर, इसमें बच्चा सीख पा रहा था, कम से कम लिख तो पाएगा, कोई स्ट्रक्चर को समझ तो पा रहा था। पर यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे स्पोकन ही प्रोनाउंसिएशन ही क्रिएट किया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। टेक्स्ट बुक मेथड जो बुक से पढ़ाया जाता है, जो टीचिंग, वो भी थोड़ा इससे कैन नॉट बी पॉसिबल बाय दिस अप्रोच। अब कोई करिकुलम की बुक्स हैं, इतनी सारी होती हैं, इतना बड़ा सिलेबस होता है, वो सब पढ़ना होता है बच्चे को, तो वो नहीं हो पाएगा। फिर वो उसको छोड़ दो, फिर आप वो नहीं कर पाओगे आप। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंडिया में बिना करिकुलम के आपको पास किया जाए, तो ऐसा तो नहीं है। तो ज़्यादा फोकस यहाँ पे सिचुएशन के बेसिस पे कर दिया गया है कि भाई ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड हो गया है। रियल टास्क क्रिएट मोनोटोनी, तो जो रियल टास्क हैं वो कभी कभी मोनोटोनस हो जाते हैं, हमेशा वही सेम सिचुएशन, वही घिसी पीटी चीज़ें, टीचर वही एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक्सपेंसिव नेचर होता है, क्योंकि इसमें मटेरियल की ज़रूरत होती है, हमें मटेरियल चाहिए होते हैं क्लासरूम के अंदर। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री में नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आ जाता है बीच में, इट नीड्स टैलेंट टीचर्स,
ऑब्वियसली हर किसी में लिख देना आपकी स्किल्ड टीचर की ज़रूरत होती है, पर यहाँ पे हमें देखने को मिलते नहीं है। आप जाओगे बाहर तो आपको हर एक सेक्टर में टीचर देखने को मिलेगा। आपको काउंसलर मिलेगा, आपको स्पीकर मिलेंगे, आपको हाउ टू मिनिमाइज़ योर टाइम, आपको कैसे पेंटिंग में कैसे स्टार्ट करना है, पेंटर्स मिलेंगे, टीचर पेंटिंग करते हुए म्यूज़िक सिखाने वाले होंगे, उसमें इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाना है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको बुकिंग है, उसको एक तरीका होता है किसी टैलेंट को सीखने का, लैंग्वेज को सीखने का। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग कंपोजिशन एंड ग्रामर। तो ये थे हमारे कुछ अप्रोचेस, और हमने क्या पढ़ा, हमारे जो मेथड्स थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं गाइज, ये पेपर में ज़रूर आते हैं और आप रट्टी लेना। 3 हमने मेथड किए, 2 हमने अप्रोचेस की, दोनों ही अप्रोचेस पेपर में आती हैं। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।